मैं जरा डॉक्टर राकेश आपके पास आऊं उससे पहले मैं एक दो चीजें बता दूं। देखिए, ये चीजें क्या हैं कि ये चीजें कोई ब्लैक एंड व्हाइट में तो हमारे आपके पास हो, ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होते हैं। सेबी जब वो उस कमेटी को बनाया, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी, तो जैसा प्रोफेसर डॉक्टर स्वामी ने कहा कि उसको बहुत लिमिटेड वो दिया गया था, उनको पूरा हाथ खोल के नहीं दिया गया था कि आप सब जांचिए। नंबर एक। नंबर दो, एक चीज और याद रखिएगा, उस कमेटी के चेयरमैन एमवी कामत साहब को नियुक्त किया गया था, और एमवी कामत साहब की नाक के नीचे अब ये कहना, चंदा कोचर जी जो सारा हेरा फेरी की और जिसको लगातार ये सरकार बचाती रही, और जिसको अगर मैं प्रोफेसर स्वामी के सारे वक्तव्य से हूं, लेकिन 90% के बाद 10% मेरा उनका मत अलग अलग है व्यू। मेरा ये कहना है कि चंदा कोचर को अगर सारी सर्कमस्टेंसेस दिख रही हैं कि वो बेईमानी कर रहे हैं, तो मैं बेईमान कहूंगा। मैं कहूंगा किसका, मैं जांच का इंतजार नहीं करूंगा कि इस देश में जांच नहीं हो पाती है। तो वो एमवी कामत साहब जो चंदा कोचर जी को लगातार बचाते रहे थे, उनको उसका चेयरपर्सन किया गया है। और आज अगर आप 2+2 करिए तो चीजें स्पष्ट हैं। आईसीआईसीआई बैंक इसमें सीधे सीधे उसमें उसका इंटरेस्ट वो इन्वॉल्व हो रहा था, इसलिए एमवी कामत साहब भी उस तरह की कोई जांच करने में अक्षम थे। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि ये वो देख लेंगे, हम लोग बात कहीं और लेते जाएंगे। डॉक्टर राकेश, मुझे जरा एक दो चीजें बताइए। ये कहना कि वो देश का एक आदमी दुनिया का नंबर 2 हो गया है, तो इससे ये मेरे स्वाभिमान की बात है, ये मेरे गौरव की बात है, और जो इसको नहीं मानता है वो मतलब वो आप नटवरलाल को पे स्वाभिमान करते हैं, आप विजय माल्या यहां से लेके भाग गया पैसा, उस पर आप स्वाभिमान करते हैं। ये सब भी बड़े बड़े आदमी थे। तो मेरा ये कहना है कि ये जबरदस्ती घूम फिर करके इमोशनल कार्ड को खेल के, और मुझे जो बार बार मैं कह रहा हूं, मुझे दुख इस बात कर रहा है कि हमारे और आपके बीच के किसी व्यक्ति ने किया है। मुझे ये जो सरकारी मीडिया उसका कोई करता, मैं उसमें कार्यक्रम भी नहीं करता, बोलता भी नहीं, मुझसे क्या मतलब है। लेकिन अगर हमारे साथ का कोई व्यक्ति कल के दिन ये कहे कि ये जो लोग अडानी पे प्रश्न उठा रहे हैं, ये लोग भी भारत के उसमें वो हैं, उस पर मुझे सख्त आपत्ति है। मैं पूरे प्रकरण पे एक डॉक्टर राकेश आपसे एक निष्पक्ष व्यू चाहूंगा कि हम लोग कहां हैं। मतलब सोशल मीडिया पे भी आपने प्रश्न लगा दिया, अब सब लोग कह रहे हैं कि तुम भी कब बिकोगे, कितने में बिकोगे, क्या प्राइस है, भाव क्या है तुम्हारा, अभी सब लोग हमसे भी पूछ रहे हैं। आपके थंबनेल ही है कि आपको कोई खरीद नहीं सकता, और हम सब लोग जितने बैठे हैं, हम लोग बिकने वाले होते तो 10-11 साल पर्याप्त थे। बोली लगी हुई थी मंडी में, हम में से कोई नहीं बिका। हम उनके लिए भी नहीं कह रहे जो आज किसी तरह का विचार बदल रहे हैं, वो बिके हैं या नहीं बिके हम नहीं जानते, और हम ये विश्वास करते हैं कि वो बिके हुए नहीं होंगे। बिंदुवार इस पूरे प्रकरण की मीमांसा करें तो थोड़ा सा अतीत में झांकने की जरूरत है। इस देश में इससे पहले बहुत बड़े बड़े मामले आए, बोफोर्स से बड़ा मामला कोई नहीं रहा। आज के हिंडनबर्ग रिपोर्ट इस दौर की छोड़ दें तो इससे पहले जिसके तार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जुड़े हुए थे, अन्यथा पंडित नेहरू के समय से बहुत सारी चीजें आना शुरू हो गई थी। इंदिरा गांधी के समय नागरवाला कांड हुआ, जी घोटाला हुआ, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन कोई भी ऐसा विषय जिसकी पृष्ठभूमि विदेश में जाकर कहीं जुड़ती हो। स्वीडिश रेडियो के एक प्रसारण के बाद बोफोर्स का मामला सामने आया। हम और आप सब जानते हैं, हम लोग लगभग उसी दौर के पत्रकार हैं। किसी ने उस वक्त ये नहीं कहा कि ये देश पर हमला है। जो लोग सवाल कर रहे हैं राजीव गांधी से या कांग्रेस की सरकार से, जो लोग इसकी जांच की मांग कर रहे हैं, किसी ने नहीं कहा कि ये देशद्रोह है या देश पर हमला है। उसके बाद भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय 2G, 3G, कोल स्कैम, तमाम तरह के मामले आए। विनम्रता से बता दूं, मैं खुद संपादक था उस पूरे दौर में, नवभारत, उसके बाद नई दुनिया में संपादक रहा। एक भी ऐसा विषय नहीं रहा होगा जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार या यूपीए सरकार की किसी विफलता को हमने 8 कॉलम में पहले पेज पर बैनर नहीं बनाया, हमने विशेष संपादकीय न लिखे हों पहले पेज पर। हमसे किसी ने नहीं कहा कि हम सरकार से सवाल पूछ रहे हैं तो ये देश पर हमला है, ये देशद्रोह। लेकिन अब अमृत काल है, अब प्रधानमंत्री से सवाल पूछना देश पर हमला है। नरेंद्र मोदी यानी देश होगा, भारतीय जनता पार्टी यानी देश होगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी देश, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और उसके बच्चा संगठन, उसके बगल बच्चा तक, उन पर भी आप सवाल उठा दें तो ये देश पर हमला होता है। चलिए यहां तक भी ठीक है,
यद्यपि ठीक नहीं है, लेकिन अब अगर आप धन्ना सेठों के किसी क्रियाकलाप पर सवाल उठाएं, ये भी अंतरराष्ट्रीय साजिश मान ली जाए, देश के खिलाफ साजिश कोई बताने लगे, तो ये जरूर चिंता की बात है। किसी कारोबारी, किसी व्यापारी, किसी व्यापारिक घराने की उन्नति देश के हित में हमें कोई ऐतराज नहीं है। कोई तरक्की करे, देश का नंबर 1 हो जाए, फिर दुनिया का नंबर 1 हो जाए। लेकिन देश का नंबर 1 होने और दुनिया का नंबर 1 कारोबारी या धनी मानी व्यक्ति होने की प्रक्रिया में उसके साधन और साध्य पर तो बात होगी। अगर उसने बेजा साधनों का इस्तेमाल किया, उसका रास्ता गलत है, वो सरकारी नियम कायदे के लूप होल्स में से निकलकर, नियमों को ताक पर रखकर, सत्ता और सरकार की कृपा से इस मुकाम पर पहुंचा है, तो इस रास्ते में जो गलतियां हुई उन पर सवाल पूछना किसी भी कोण से दृष्टि देशद्रोह नहीं है। और अगर इस पूरे मामले में हमारे देश की पत्रकारिता, हमारे देश के पत्रकारिता के संस्थान, अखबार, न्यूज चैनल, खोजी पत्रकारिता का दम भरने वाले लोग खोजकर अगर नहीं ला पा रहे और दूर देश में बैठे हुए कुछ लोग, एक कंसोर्टियम है पत्रकारों का, एक पूरा संगठन है दुनिया के तमाम देशों के खोजी पत्रकारों का, वो कोई एक व्यक्ति नहीं है कि हिंडनबर्ग कोई एक व्यक्ति होकर उसने रिपोर्ट दे दी है। ठीक है, कोई उसका संचालक होगा, और उसके अलावा भी कितनी सारी ऐसी संस्थाएं जो इस तरह की खोजी रिपोर्ट लेकर आती। तो हमें उनको खारिज करते समय ये कहना क्यों जरूरी है कि देश पर हमला है या देश विरोधी ताकतें ये सब कर रही है? बीजेपी कहे, नरेंद्र मोदी कहे, उनका हक है, उन्हें कहना चाहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो पत्रकार हैं, हम न्यूज चैनल हैं, हम यूट्यूब चैनल हैं, हम अखबार हैं। हमारी जिम्मेदारी तो ये है कि जब तक उसकी जांच ना हो जाए उसे संदेह का लाभ देकर बरी नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा था तो बोफोर्स में तो राजीव गांधी और उनकी पूरी सरकार निर्दोष साबित हो गई। दशकों की जांच रिपोर्ट के बाद जितने का घोटाला नहीं था, उससे ज्यादा का खर्चा सीबीआई के अधिकारियों ने स्वीडन, स्विट्जरलैंड जाने आने में खर्चे में खर्च कर दिया। मैं गांव का आदमी हूं, देहाती, हमारे यहाँ एक कहावत है, जितने की भगत नहीं भाई उतने के मजीरा फूट गए। तो यानी बोफोर्स की जांच में जितने का घोटाला नहीं था उससे अधिक टीएडीए में खर्च कर डाला भारत सरकार के अधिकारियों। लेकिन तब भी किसी ने ये नहीं कहा कि राजीव गांधी निर्दोष है। किसी ने, जब तक जांच नहीं हो गई, कोई अखबार बता दीजिए, कोई चैनल बता दीजिए जो इस तरह से प्रोग्राम बना रहा हो कि इन पर सवाल उठाना देशद्रोह है, या जो कंपनी है बोफोर्स उस पर सवाल उठाना देशद्रोह। तो आज भी अडानी हो या अंबानी, ये देश नहीं है आनंद सर। देश देश है। देश की संपदा के साथ खिलवाड़ करके, देश की आर्थिक नीतियों में से गड़बड़ी करके अगर कोई धन कमा रहा है, और बार बार हर रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया तो सेबी की चेयरपर्सन दिखाई दे रही ना गड़बड़। अगर हिंडनबर्ग क्या कोई और हरिराम नाम के आदमी ने रिपोर्ट दी होती तब भी ये देशद्रोह नहीं था, तब भी ये देश के खिलाफ साजिश नहीं थी। और अगर है, अब मैं इसको परिणति पर ले जाना चाहता हूं, और अगर सचमुच में कोई हमारे देश के खिलाफ ऐसी साजिश कर रहा है, ऐसी रिपोर्ट आना देश पर हमला है, तो इसके लिए, इसका मुकाबला करने के लिए नरेंद्र मोदी है ना, ईश्वर के अवतार हैं, नॉन बायोलॉजिकल हैं, अविनाशी हैं, वे तो सब कुछ हैं। वे विश्वगुरु हैं, दुनिया के दरोगा हैं, दुनिया के दो देशों के बीच चल रहे युद्ध को रोकने का काम कर देते हैं। तो अपने देश पर हमले को रोकने की जिम्मेदारी तो उनकी है। वे और उनकी सरकार इसकी जांच करें कि आखिर कौन देश पर हमला कर रहा है। अडानी के नाम पर, अडानी को सामने रखकर अगर सचमुच हमारे जैसे संप्रभु देश पर हमला है हिंडनबर्ग की रपट्स, तो सरकार हिंडनबर्ग के कर्ता धर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे, इंटरपोल से कहे, केजीबी से कहे, सीआईए से कहे, मोसाद से कहे, जिसकी मदद लेनी उसकी मदद ले, और देश के खिलाफ साजिश रचने वालों को पकड़कर गले में फंदा डालकर दिल्ली में ले आए और तिहाड़ में बंद कर दे। हम और आप भी सरकार के साथ हैं इस मामले में। अगर सचमुच में ये साजिश है, हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि ये साजिश है, हम किस आधार पर कह रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि अडानी के खिलाफ कोई रिपोर्ट आ गई है, या अंबानी के खिलाफ आ गई है, या नरेंद्र मोदी के खिलाफ आ गई है। नरेंद्र मोदी भी देश नहीं, वे हमारे एक अंगूठा दबाने से प्रधानमंत्री बने हैं। उनके खिलाफ भी आरोप होगा, तब भी देश पर हमला नहीं, तब भी राष्ट्रद्रोह नहीं है। उनके बारे में बात करना
जनता के पक्ष में बात करना है। पत्रकारिता का तो काम ही सत्ता का प्रतिपक्ष होना है, जनता का पक्षधर होना है। तो ये सवाल तो पूछेंगे। हम नहीं जानते कोई भी व्यक्ति, कोई चैनल किस नियत से ऐसा कह रहा है। मेरा मानना ये है, सबसे पहले ये होना चाहिए था कि सरकार इन सारे आरोपों के लिए जांच कराती, जो जैसा कि सर ने कहा, अखिल स्वामी सर ने, सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश की निगरानी में हो, जेपीसी गठित हो। यही तरीके है लोकतांत्रिक उसमें, और क्या तरीका? हमारा आप तो जांच करने चलने ही पड़ेंगे। क्या इससे पहले जेपीसी गठित नहीं हुई है? जेपीसी जब भी आरोप लगे हैं तो सरकार जांच कराती है, नीर शीर विवेक के साथ, दूध का दूध, दूध का पानी हो जाए। मैं अखिल सर की बात से सहमत हूँ। अडानी जी निर्दोष साबित हों, उन्हें भारत रत्न दिया जाए। अगली बार उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के लिए भारत की ओर से चुनाव लड़वाया जाए। उससे भी बड़ा कोई पद होता हो तो नरेंद्र मोदी जी वहां नामित करें उन्हें, हमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन जब तक आरोप लगे हैं, हमारा काम नहीं उन्हें क्लीन चिट देना, मीडिया का काम नहीं है क्लीन चिट देना। जब तक सरकार जांच न करा ले, और ये जिम्मेदारी तो सरकार की। आनंद जी। डॉक्टर राकेश, मैं बस क्योंकि क्लोजिंग स्टेटमेंट है 1 मिनट में, ये मुझे एक चीज और कहा गया, मैं इसलिए आपसे पूछूं कि भारत के कुछ लोग खुश होते हैं अगर अडानी जी का कोई विपत्ति आती है, उनका शेयर गिरता है, और उनको किस बात की चिढ़ है? इन पत्रकार लोगों को क्यों चिढ़ है, क्यों खुश होते हैं? क्या कोई खुश होता है या चिढ़ होती है? ये जरूर होता है कि जांच नहीं हो रही। अरे भाई, कोई कम करे ज्यादा करे, उससे अपने को क्या लेना देना। दुख जरूर होता है जब अंबानी साहब अपने लड़के की शादी में जिस तरह का पैसे का बहाया था उन्होंने, बिल्कुल कष्ट होता है, चिढ़ नहीं होती है। हम क्या वो कर पाएंगे, लेकिन कष्ट होता है। अगर वो जो अपनी जिस तरह के बंगले में या जो में रहते हैं तो कष्ट होता है। तो क्या ये कष्ट होना और चिढ़ होना, ये मैं नहीं समझ पाया था इस स्टेटमेंट को। अगर आप इस पे कुछ टिप्पणी कर दें। देखिए, अडानी या अंबानी की तरक्की से किसी को चिढ़ नहीं हो सकती। देखिए, टाटा, बिरला, डालमिया, आजादी के बाद ये सब लोग भी इसी तरह से आगे बढ़े। मुझे याद नहीं है, बचपन से कभी नहीं सुना कि इनके प्रति कोई चिढ़ का भाव, वितृष्णा का भाव रहा हो। लेकिन नए दौर में जिस तरह से इन लोगों की संपत्ति में इजाफा हुआ है, अभी शायद सुनील सर कह रहे थे, थोड़ा सा उसको और खोल कर कह देते हैं। जब पूरी दुनिया कोरोना काल में ठप पड़ी थी, एक परिंदा भी पर नहीं मार रहा था, उदाहरण मुहावरे के लिए, तब इनकी संपत्ति दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही थी, इन दोनों सेठों की। तो कोई तो गड़बड़ी है ना, कोई तो ऐसी बात है। तो इसमें चिढ़ नहीं है, सवाल है, जिज्ञासा है। देश को, समाज को जानना है, देश को जानने का हक है कि इसमें कुछ गलत तो नहीं हुआ। और अगर कोई लोग ये सवाल पूछते हैं, कुछ लोग ये सवाल पूछते हैं, तो उसे चिढ़ नहीं कहा जा सकता। मैं फिर कह रहा हूं, मैं नहीं जानता किसी के बिकने बिकाने की बात, मैं नहीं जानता कि कोई बिका या नहीं बिका। मैं ये भरोसा करना चाहता हूं कि हम और आप में से कोई न बिके, जनता के पक्ष में खड़ा रहे। अंतिम बात सिर्फ इतनी कहना चाहता हूं कि सुदर्शन की एक कहानी बचपन में पढ़ी थी, हार की जीत। बाबा भारती से उनका घोड़ा डाकू खड़क सिंह ले गया। उसने उनसे सिर्फ इतना कहा कि घोड़ा ले जाओ, किसी को बताना मत कि तुमने किस तरह हासिल किया। बस आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ ये है कि घोड़ा ले जाओ, लेकिन जिस भरोसे के साथ तुमने घोड़ा छीना है वो मत करना, किसी को बताना मत कि घोड़ा कैसे हासिल किया है। इतनी सी बात है।